शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई तो सूफी साहब सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी तीनों छोटी बेटियां और रबी शामिल थी। वो अब्बा जान। फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ना गया। बेशरम बेहया, जरा शर्म नहीं आई? बेहुदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन है ना, बस इसलिए। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ। हमारे घर में जगह नहीं है ऐसी चीजों की। वो हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रब्बी को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे। फातिमा जो इस घर से जा रही है, हमें पता नहीं कितनी और सजा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। रबी ने कहा, रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा। फिर बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने पूछा। सोने के लिए। रबी ने कहा, मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी तुम हमें छोड़कर चली जाओगी, इसलिए तुम आज आराम से सो जाओ। मैं तो सारी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी। वैसे भी कल रात वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। रबी ने छेड़ा। फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ। रुकैया के बेडरूम में वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और वापस जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी। पास रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? जी, फातिमा अलियास से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन और क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। तो कहे मैं फातिमा ही हूँ। मैं सैयद महरोज बख्त बात कर रहा हूँ। उसने नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर किया। आपने इस वक्त क्यों फोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था। काफी दिन से सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है। लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन सी खास बात करने के लिए फोन किया है? इसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहका लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी हैं, आज उनके लिए तहमीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तहमीद? उसने शरारत से पूछा। वजाहत करूंगा तो आपको शर्म आ जाएगी। वैसे तो आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा हैं। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं है। खुदा हाफिज। प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात सुने। उसने जल्दी से कहा। वो फोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात के इस पहर उसने कॉल की, वो भी रबी थी, जिसका शरारती जहन उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फोन पर कॉल करें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा जान ना आ जाएं, मेरे सेल पर कॉल करें। उनको फोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताएं। वो तैयार हो गया। उसने नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ। उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करूंगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेजी से सीढ़ी चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज साहब के आपके साथ क्या हुआ है। वो सेल फोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहां महरोज की कॉल आ रही थी। जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखें, मुझे नींद आ रही है, अब आप भी सो जाएं। कैसे सो जाएं? हमारी नींदें ही उड़ गई हैं कल के इंतजार में। बस बस, आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, यही बहुत है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? कैसी ख्वाहिश?
मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है। वो अदा से बोली, तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ, आपकी एक झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं, बल्कि इंतजार से सजती है। वो शेर सुना है, मैं तुझको ढूंढने उफक के पार भी गया, तू मिल गया तो तुझसे मिलने का इंतजार भी गया। वो दिलचस्पी से बोली। महरोज चुप हो गया। वैसे बेहतर है आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दें और सो जाएं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह हो चुकी थी। ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुमने? रबी ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? यार तुम हो ना। अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है क्या? हाँ, ये राइट साइड पर गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर अच्छा है। ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा, वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रुको, ये लो चादर ले लो। जब तक यहाँ हो प्लीज चादर पहन लिया करो, फातिमा ने कहा। रबी प्लीज समझो बात को। और फातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खतीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर एक रसीद थमा दी और नजल ज्वेलर्स पर फातिमा का डायमंड का सेट उठा लाना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। दूसरी तरफ दूल्हे वाले भी शादी की तैयारी में मसरूफ थे। हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज ने जवाब दिया। अब कौन सी शॉपिंग रह गई जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं कहूँ ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है, महरोज ने शरारत से कहा। चल तो जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। हसन ये कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख नजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर। आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने उनसे पूछा। फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? 1 मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की सी मध्यम आवाज आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्ता से बोली। देखें फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता था कौन सा नग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, जुमुर्द या कोई और? नीलम, उसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम। जी नीलम, वो जरा जोर देकर बोली और महरोज ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से उसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उससे संभाली नहीं जा रही थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहता, लड़की की चादर का कोना दरवाजे से अटका। उसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई हैं? उसने सेलमैन से पूछा। जी डायमंड का लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। वो उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर मिलाया नंबर। जी कहिए, रबी ने मुस्कुरा कर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर आपको शक भी है, कल खत्म हो जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार करें, रबी ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, उसे लड़की एक झलक में बहुत पसंद आई थी। क्या कयामत ढूंढी है। वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। घर में सबकी मिली जुली आवाज आई। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गईं। उनमें रबी भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसी ने की। वो दम बखुद रह गया। उसके कदम जम गए। ये लड़की तो वही है, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, उसने जेरे लब कहा।
रबी रबी। यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया, और वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम फोड़े उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ये कैसे हो सकता है? उसने दिल में तस्वीर सजाई, सुबह का बेचैनी से इंतज़ार किया था। उसने दिल में इरादा कर लिया कि अब जो भी हो जाए डोली में रवि को लेकर जाएगा। अपनी भाभी देखी तूने? उसने सोफे पर बैठे हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। उसने रवि को देखते हुए कहा, मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है, बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसन उलझा। मॉम, उसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा, वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फुफ्फो की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है। उसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। उसने आरफा बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उनकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिल कर रह गईं। माशाअल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया। रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है, पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफें कर रही थी। फातिमा फातिमा गजब हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? रबी एकदम से चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हे को मारने के लिए तैयार हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। महरोज, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम इस लड़की को सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयाँ उड़ गईं। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम, सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी। वो लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की थी क्या? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदतनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी, ये सब महज एक मजाक था बस। उसने सफाई दी। ये मजाक था? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को उसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। उसने मिन्नत की, माफ़ी मांगी। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह महरोज से पढ़ा कर तुम्हें यहाँ से दफा कर दें। उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना है, या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद मुर्तज़ा को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और अब मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो। अलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मोम, कुछ तो बोलिए। पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। सूरत हाल ही कुछ ऐसी बन गई थी। महरोज अपनी जिद का पक्का था। वो अब रबी से शादी करना चाहता था और फातिमा के अब्बू कोई हंगामा नहीं चाहते थे। रबी के वालिदैन दोनों शर्म से ज़मीन में गड़ने को थे। अपनी बेटी की इस हरकत ने उनका सर झुका दिया था। उन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। रबी रोती रही, धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और महरोज वक्त के साथ उसका निकाह करवा दिया गया और थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसका दिल और ज़मीर बड़े बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, उसे रोती भिलकती को भेज दिया। उसके माँ बाप रबी की इस हरकत से फातिमा का रिश्ता टूटने की वजह से बहुत शर्मशार थे।
وہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ بس دولہے والوں نے زور دیا تو اپنی بیٹی ربی کو سزا دے کر بھیج دیا، اپنے سے دوری کی سزا، قطعی تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ربی گاڑی میں بیٹھی تھی، سارا راستہ وہ اپنا ماضی یاد کر کے رو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے۔ آج ولیمے کا دن تھا، وہ بھی اسی طرح گزر گیا۔ شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور ربی اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ بیگم نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا اور وہ اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور۔ آج پھر فون کے قریب چلی آئی لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزرا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی بھیج دو، اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی ہو۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا اپنا موبائل دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف ختیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں نے ربی فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں ٹوٹا ہوا ملا۔ تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی بات ان پر اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ دیکھو میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم سوچتی ہو۔ بس اس دن میں نے تمہیں جیولرز کی شاپ پر دیکھا تھا تو تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی کے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، بس میں ہی غلط ہوں۔ لیکن یار، میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی۔ اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز سے اب تک اس نے دوبارہ اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ آج پھر اس کی لاپرواہی اسے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ؟ وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آ گیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا۔
और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी, उसकी आंखें सूज गई थीं। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फेरोज बख्त महरोज के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। उसका नाम राबिया नहीं, रबी है। रबी का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशा अल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफा ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज कहो। वो हंसकर बोले, मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है। वो तलखी से बोली। महरोज ने ठटक कर उसे देखा। वो दोनों भी हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फेरोज बख्त ने महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है, ये सबको अपने जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज को काफी गुस्सा आया था। वो महरोज को नफरत से घेरते हुए उठकर चली गई। वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है, उसका इस तरह अपसेट होना जायज़ है। बाबा, आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती उसे याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। उससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी, उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चोचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसकी नज़र बेड पर रखे डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक। उस पर लिखा था, मिसेस रबी महरोज। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब के ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था, कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। इसलिए बाहर गई, फ़ोन से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा, हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। उसने हिम्मत से कहा। ओ अच्छा, मैं समझा फातिमा अलियास बात कर रही है। उसने चोट दी। फातिमा, तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है ना? मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। उसने मज़े से कहा। उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। उसने पहले तो इग्नोर किया, फिर फ़ोन उठा लिया।